तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज ETS 7 की हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अब जैसे से आगे की और हम लोग बढ़ रहे हैं, आपकी पेपर की डिस्कशन जो कहता है आप सब्जेक्ट वाइज आपकी रिवीजन जो है काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, तो ETS 7 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जो ये रिएक्शन दिया हुआ है इसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो ये क्या हमारा ऑर्थोक्रिसॉल है। ऑर्थोक्रिसॉल पे नंबर 1 में एक्वस NOH डाला गया, नंबर 2 में क्या हमारा मिथाइल आयोडाइड दिया है। यानी क्या हमारा एक्वस NOH ऑर्थोक्रिसॉल को जब एक्वस NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या हमारा सॉल्ट बन जाएगा। यानी ये हमको विलियम्स सिंथेसिस दिया हुआ, और विलियम्स सिंथेसिस से क्या बनता है हमारा ईथर बनता है। ये क्या हमारा ऑर्थोक्रिसॉल है, और ऑर्थोक्रिसॉल पे क्या हमारा नंबर 1 में एक्वस NOH दिया हुआ है। तो ये क्या हमारा एक्वस NOH दिया है, तो इससे क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल में जैसे हम क्या करेंगे NOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। ये क्या हमारा ऑर्थोक्रिसॉल है। अब नंबर 2 क्या दिया है, इसमें मिथाइल आयोडाइड है ना। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस हो गया। ये क्या मिथाइल आयोडाइड और ये सोडियम फिनॉक्साइड जो हमारा बेस बन गया है। अब ये क्या हमारा ये जो रिएक्शन है क्या हमारा विलियम सिंथेसिस है। विलियम सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है हमारा ईथर बनता है। इसमें मैकेनिज्म कौन सा लगा हमारा SN2 मैकेनिज्म लगा है। मैकेनिज्म लगा है SN2 है ना। अब इससे क्या हमारा ये लिविंग ग्रुप इससे निकला, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये O नेगेटिव इस पर अटैक किया और इस तरह से ये बना दिया क्या हमारा ईथर बना दिया। था बहुत आसान सा रिएक्शन था ये विलियमसन सिंथेसिस का, है ना। अब देखो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपको बन रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या हमारा 4th नंबर का चले गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट B ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में B मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये क्या हमारा एमीन से लिया गया क्वेश्चन है, यानी आपका जो हॉफमैन एलिमिनेशन है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या हमारा प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन पे क्या किया गया है, एक्सेस ऑफ मिथाइल क्या हमारा आयोडाइड है। ठीक है, ये क्या हमारा दिया हुआ एक्सेस। तो एक्सेस जैसे देगा तो ये क्या बना देगा हमारा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा। ये इससे निकला, ये क्या हमारा इस पर अटैक किया, हम यहाँ से क्या हमारा HI निकाल दे रहे हैं, और ये एक्सेस दिया तो पहले ये बनाएगा क्या हमारा प्राइमरी एमीन से बन जाएगा क्या हमारा सेकेंडरी एमीन बना, और फिर सेकेंडरी अमीन में ये क्या हमारा एक्सेस दिया हुआ है। एक्सेस जैसे दिया होगा तो हम क्या करें क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे। फिर ये क्या हमारा इस पे ये आयोडीन इस पे से निकला, ये नाइट्रोजन पे लोन पेक्टोन है, ये यहाँ पे दिया, हम क्या कि HI इससे बाहर कर दिए तो ये बना दिया कि हमारा टर्सरी एमीन बनाया। ये क्या बना दिया हमारा टर्सरी एमीन बनाया, टर्सरी एमीन। और फिर क्या हमारा इस पे एक्सेस दिया हुआ, मतलब ये 3 मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया हुआ है 3। तो अब ये क्या बना देगा, फिर ये क्या हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ भी मैकेनिज्म जो लगता है कि हमारा SN2, और ये बना दिया क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया। ये क्या बना दिया हमारा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया। ये देखना, ये बना दिया आपको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हम लोग को अब ये पूछा पहले तो ए एक्सेस दिया, एक्सेस का मतलब ये कितना मोल दिया हमारा 3 मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया 3 मोल। तो ए तो हम लोग का ये बन गया क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट बना। अब क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट पे क्या किया गया है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किया गया। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया गया। तो यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। ये हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू यानी जैसे ये बना ये क्या हमारा क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या हमारा
एक सॉल्ट बन गया और इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। ये देखना, इस पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारा क्वार्टरनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो इसमें अब हॉफमैन एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनने वाला है, अल्कीन बनने वाला है। हॉफमैन एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या हमारा अल्कीन बन जाएगा। ये क्या हमारा CH3, ये क्वार्टरनियम सॉल्ट है। अब ये देखो ये क्या हमारा हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये क्या हो गया बीटा, ये भी क्या हमारा, तो ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, ये अल्फा के बाद ये भी क्या बीटा, तो ये क्या बीटा 3। तो हॉफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिस जहां पे बल्कि लिविंग ग्रुप होता है, तो वहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन लगता है। बेस जो है क्या हमारा साइड से प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा, बेस जो होगा साइड से क्या करेगा H+ को लेके निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा CH2, ये क्या हमारा H और नेगेटिव क्या कि इस प्रोटॉन को लेके निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बना। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ये बन गया है। ठीक है, ये तो साइड प्रोडक्ट में निकल गया। अब इस तरह के ऑप्शन में पहले हमको क्या फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन लिखा है, जैसे यहाँ पे हीट का सिंबल दिया, हॉफमैन एलिमिनेशन अल्कीन बनाना है। अल्कीन ऑलवेज उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना जिस पे क्या होगा मैक्सिमम, इस बीटा पे कितना हाइड्रोजन हमारा 3, इस बीटा पे कितना 2, इस बीटा पे कितना 2, तो हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन। तो ये अल्कीन क्या लेस है, अगर रिंग में डबल बॉन्ड बनाते तो ये क्या हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। अब इस तरह का ऑप्शन कौन सा, 2 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों में क्या है, लेकिन थर्ड में क्या विच डज नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अब ये देखो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, नहीं करेगा। इधर भी डबल बॉन्ड पे सेम कार्बन पे सेम ग्रुप, इधर से सेम कार्बन पे क्या हमारा सेम ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 और 4 दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन उसके नीचे विच डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। चौथे में क्या विच शोज द ज्योमेट्रिकल, तो ये तो हो ही नहीं, क्या ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा है, इसलिए क्या ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सीक्वेंस रिएक्शन दिया हुआ है, इस सीक्वेंस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हमारा डी बताना है। ये एसिड पे SOCl2 डालेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। एसिड क्लोराइड को बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 फिडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, एसीटोफिनॉन बन गया। एसीटोफिनॉन को क्या किया SCN के साथ किया साइनोहाइड्राइन बन गया। साइनोहाइड्राइन की हाइड्रोलाइसिस करें क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप जरा देखो इसमें आपको एसिड बन जाएगा। तब जरा इस रिएक्शन को, बहुत आसान सा रिएक्शन, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड पे जैसे हम क्या किए थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डाले, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और इससे क्या बन गया एसिड क्लोराइड, यानी ये क्या बना हमारा A बना। अब A पे क्या किया गया हमारा बेंजीन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट क्या हो गया हमारा एसिलेशन रिएक्शन, ये बेंजीन और ये क्या दे दिया हमारा AlCl3, यानी ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट क्या हमारा अल्केनाइजेशन रिएक्शन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट क्या हो गया अल्केनाइजेशन। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो एसाइलियम आयन बन जाएगा, ये तो आपको पता है। ये क्या हमारा एसिड क्लोराइड है, ये क्या हमारा AlCl3 क्या कर रहा है लुईस एसिड का काम, ये प्रोटॉन डोनेट किया। ये क्या हमारे क्लोरीन के ऊपर कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या है इसको तोड़ देगा तो ये बना दिया क्या हमारा CH3CO पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल बना दिया क्या हमारा एसाइलियम आयन है। ये क्या निकाल दिया AlCl4 नेगेटिव क्या हमारा बेस, ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और यही इलेक्ट्रोफाइल किस में अटैक कर देगा हमारा, ये अब क्या किया बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया, बेंजीन रिंग पे अटैक किया C पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बन गया हमारा एसीटोफिनॉन बन गया। ये क्या बना दिया हमारा एसीटोफिनॉन, तो यहाँ पे क्या बना दी हम एसीटोफिनॉन बनाए, ये क्या बन गया हमारा एसीटोफिनॉन। अब देखो एसीटोफिनॉन में अब किसका रिएक्शन करने जा रहे हैं, HCN का रिएक्शन कर रहे हैं। तो HCN की रिएक्शन जब करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा हमारा साइनोहाइड्राइन बन जाएगा। ये क्या हमारा HCN की रिएक्शन है, H+ और CN माइनस, ये पा इलेक्ट्रॉन घिंचा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ये देखो इस पे क्या लग गया हमारा CN और H और नेगेटिव पे चले गया, तो ये बना दिया क्या हमारा साइनो
हाइड्राइन बना दिया। ये क्या बना दिया हमारा, साइनोहाइड्राइन बनाया। अब जरा देखो साइनोहाइड्राइन की जब कंप्लीट, यहाँ पे क्या लिखा है H3O पॉजिटिव। अब ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो एमाइड बनता है, लेकिन एमाइड ऑप्शन में डाला ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जब हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है तो ये साइनाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में। तो अब इसकी जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ये क्या हमारा कंप्लीट, इसकी क्या किया हम हाइड्रोलाइसिस कर दिए H3O पॉजिटिव से, तो ये साइनाइड ग्रुप फाइनली किस में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। अब ये देखो ये क्या हमारा OH, ये क्या हमारा C, ये क्या हमारा CH3, ये क्या हमारा COH। तो ये किस में बदल गया, हमारा एसिड में बदल गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ये तो हो ही नहीं सकता, हमको क्या हमारा एसिड बनाना है, साइनाइड को किस में बदल देना है, एसिड में। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन थर्ड नंबर जो है क्या हमारा सही है। इसमें क्या हमारा एसिड और क्या हमारा OH, तो साइनोहाइड्राइन को हाइड्रोलाइज करें क्या बन जाएगा, एसिड। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, थर्ड आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। ये देखो बहुत आसान सा रिएक्शन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या हमारा डाइजोनियम सॉल्ट दिया है, फ्लोरोबेंजोएट दिया हुआ है, फ्लोरोबेंजोएट को क्या हीट का सिंबल क्या हमारा ए पूछ रहा है क्या बनाता है, एक क्या बन जाएगा हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये क्या हमारा ब्लेज एस्कीमांस रिएक्शन होता है, बहुत आसान सा रिएक्शन दिया हुआ है। ये क्या हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये क्या हमारा फ्लोरोबेंजोएट दे दिया, फ्लोरो क्या हमारा बेंजोएट, इसको जब हीट कर दिए तो इससे क्या बन जाएगा हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्लेज एस्कीमांस रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाता है हमारा, ब्लेज एस्कीमांस ब्लेज एस्कीमांस रिएक्शन। तो ये क्या हमारा फ्लोरोबेंजीन, इससे बहुत सिंपल सा रिएक्शन था कि क्या हमारा फ्लोरोबेंजोएट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनाता है, हमारा फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा फ्लोरोबेंजीन ही बन रहा है, ये क्या हमारा सही है, बेंजीन क्या हमारा गलत है, ये सारी के ऑप्शन गलत है। तो ये क्या हमारा ब्लेज एस्कीमांस रिएक्शन, जिसमें डायरेक्ट हीट करने से, यही एक मेथड है जिसमें क्या हमारा फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन बनाने का अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो उसके लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हैं, और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके क्या हमारा ब्लेज एस्कीमांस रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। जबकि हमारा डाइजोनियम फ्लोरोबेंजोएट डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, इससे क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो अब क्या हमारा एक क्वेश्चन है 35 पर, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को क्या हमारा लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। सेंड मेयर रिएक्शन, तो सेंड मेयर रिएक्शन आपको पता है कहाँ कहाँ होता है। इधर देखो सेंड मेयर रिएक्शन, अगर हम क्या करते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट को, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सेंड को क्या CO2Cl2HCl ले लें, या क्या हमारा CuCl भी ले लें इसके जगह, तो ये क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये भी रिएक्शन क्या होता है, सेंड मेयर रिएक्शन होता है। अगर हम Cu2Br2 क्या हमारा HBr ले लें, या क्या हम इसको बोलें Cu क्या हमारा Br, तो भी क्या हमारा ब्रोमोबेंजीन। और ये भी रिएक्शन क्या कहलाता है, हमारा सेंड मेयर रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पे CuCN और क्या ले लें KCN, तो इससे बन जाता है बेंजो नाइट्राइल। और ये भी रिएक्शन क्या कहलाता है, हमारा सेंड मेयर रिएक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन हमारा, सेंड मेयर रिएक्शन। तो पहला तो सेंड मेयर रिएक्शन। अब देखो इसका रिजेंट पूछ रहा है कि सेंड मेयर रिएक्शन में कौन सा रिजेंट, देखो कौन सा रिजेंट आ गया सेंड मेयर के लिए, क्या हमारा CuCN और क्या हमारा KCN। ये सब ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या हमारा CuCN KCN, तो ये हो गया। फर्स्ट वाले का क्या हो गया, सेकेंड। तो फर्स्ट का क्या हमारा सेकेंड, फर्स्ट का क्या हमारा सेकेंड। उसके बाद हंस डिकर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये क्या हंस डिकर डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है, ये क्या हमारा अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड बना जाता है। जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को Cl2 या Br2 के साथ हीट करते हैं तो 1 कार्बन
कम का क्या हमारा अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड बनता है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, हंस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, Br2CCl4। यहाँ पे आप क्या हमारा Cl2 भी ले सकते हो। जितने कार्बन का क्या हमारा ये एसिड का सॉल्ट होगा उससे एक कार्बन कम का क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड। तो देखो क्या हमारा, तो इसमें ये क्या हंस डिकार्बोक्सिल में कौन सा रिजेंट आ जाएगा, ये CCl4 और रिफ्लेक्स हमारा क्या उसमें Br2 चाहे क्या हमारा Cl2 ले लेते हैं। तो ये इसके लिए क्या चलेगा हमारा, यानी बी के लिए क्या चलेगा हमारा थर्ड, ठीक है। उससे फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन, फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन भी क्या हमारा, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है जिसमें आप देखना क्या हमारा, ये अल्काइल ब्रोमाइड या क्या हमारा अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ, सोडियम आयोडाइड और क्या हमारा एसीटोन के साथ। ये SN2 मैकेनिज्म होता है और जितने कार्बन का अल्काइल ब्रोमाइड होगा उससे एक कार्बन कम का क्या हमारा अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल क्लोराइड होगा, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन हट जाएगा, उसके जगह क्या लग जाएगा हमारा आयोडीन लग जाएगा। तो फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन में जो रिजेंट हम यूज करते हैं, ये देखो क्या लिखा, ड्राई एसीटोन, ठीक है। तो ये क्या हमारा एसीटोन वर्ड आ गया है, ठीक है। तो फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड और क्या हमारा एसीटोन। तो ये क्या ड्राई एसीटोन दिया हुआ है, तो ये चलेगा क्या हमारा आपका फर्स्ट के लिए। डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन से क्या करते हैं फिनॉल बनाते हैं, क्या हमारा क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं हम फिनॉल। ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसको 2 मोल NaOH हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या हमारा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ATM पे जब हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाता है हमारा फिनॉल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस के लिए क्या हमारा ये हो गया। अब आप ऑप्शन ए में मिला लो, ए के लिए क्या आ गया सेकेंड, ए के लिए क्या आ गया हमारा सेकेंड। तो अब देखो छांटने वाला ऑप्शन ए के फर्स्ट, ये तो गलत हो गया। ए में सेकेंड 2 ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट और क्या हमारा थर्ड, ए का सेकेंड, बी का क्या आ गया थर्ड, तो बी का क्या हमारा थर्ड, तो ये क्या सेकंड वाला जा रहा है। ए में सेकंड, बी में क्या आ गया थर्ड, सी में क्या हमारा फर्स्ट, सी में क्या हमारा फर्स्ट, और डी में क्या हमारा आपका ए बी, एक मिनट, ए का क्या आ गया हमारा सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। ए में क्या हमारा सेकंड आ गया, नहीं ये तो ये नहीं है, सॉरी। हाँ अब जरा मेरे ए के लिए क्या हमारा सेकंड, तो ए के लिए क्या हमारा सेकंड ये आ गया। बी के लिए क्या हमारा थर्ड, तो बी के लिए किस में हमारा थर्ड आ रहा है। ए के लिए क्या आ गया हमारा सेकंड, ए के लिए सेकंड आ गया। बी के लिए क्या हमारा थर्ड, बी के लिए थर्ड आ गया। सी के लिए क्या हमारा फर्स्ट, सी के लिए क्या आ गया फर्स्ट आ गया। डी के लिए क्या हमारा फोर्थ, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा मैच द कॉलम से सिर्फ इसमें सारे नेम रिएक्शन दिया और इधर क्या हमारा रिजल्ट पूछ रहा था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 हो गया, ये 36। फिर क्या हमारा मैच द कॉलम का ही कोई क्वेश्चन है, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 करना है, ठीक है। ये क्या हमारा ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज की क्या हमारा कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ये पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है। ये क्या हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है और बहुत आसान सा इसमें रिएक्शन दिए हुए है। अब ये देखो ग्लूकोज प्लस HI, आपको पता है ग्लूकोज पे जब HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दें तो इससे क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इसको अगर हीट करेंगे तो इसे नॉर्मल हेक्सेन दे देता है। तो पहले का क्या चलेगा हमारा, तो ग्लूकोज HI रेड फॉस्फोरस से क्या बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज पे क्या किए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ये बदल जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, यानी ये नीचे क्या कर जाएगा, ये सारी यूनिट क्या कर जाएगा रिपीट कर जाएगा और ये जो बना क्या हमारा ग्लूकोनिक एसिड, क्या हमारा ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या ब्रोमीन, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ करके क्या बना देगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या चलेगा हमारा फोर्थ। उसे ग्लूकोज प्लस एसीटेट, जब ग्लूकोज को क्या हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ कर दें तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देगा और इस रिएक्शन से कंफर्म है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये रिएक्शन करो ग्लूकोज में क्या हमारा आपका 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन है। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है, ग्लूकोज में क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बना देगा ग्लूकोज पेंटा
एसीटेट बना देगा। ये क्या बना देगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया। तो ये बहुत क्या हमारा नॉर्मल सा रिएक्शन पूछा था, ग्लूकोज क्या हमारा पेंटा एसीटेट। तो अब ये देखो, तो ये क्या हमारा ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड करेंगे तो क्या हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो आप मिलाते भी चलो, ए के लिए क्या आ गया हमारा, ए के लिए सेकेंड आया, बी के लिए क्या आ गया, बी के लिए फोर्थ आ गया है, ठीक है, और सी के लिए क्या आ गया, फर्स्ट आ गया है। अब क्या बचा, डी, डी में क्या हमारा, ये ग्लूकोज में HNO3 डालते तो क्या हमारा ये सैक्रिक एसिड बता देता है। ग्लूकोज में अगर ये डाले तो ये भी एसिड में बदल जाएगा, यानी ये भी एसिड बदल जाएगा और ये भी क्या हमारा एसिड। जैसे इस पे कंसंट्रेट HNO3 डालेंगे ग्लूकोज में तो ये बदल जाएगा किस में, सैक्रिक एसिड में बदल जाएगा, यानी ऊपर नीचे ये क्या हमारा रिपीट कर जाएगा, ये हॉल 4, ये नीचे क्या लग जाएगा COH, इसको क्या बोलते हैं हम, सैक्रिक एसिड। तो अब ये अपना ऑप्शन जो बन रहा है, तो ए के लिए क्या आ गया सेकंड ऑप्शन, बी के लिए क्या आ गया हमारा फोर्थ तो ये आया, सी के लिए क्या आ गया हमारा फर्स्ट आ गया, डी के लिए क्या आ गया हमारा थर्ड आ गया, यानी कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हमारा आयुपेक नेम का क्वेश्चन दिया हुआ बायसाइक्लो कंपाउंड का। ठीक है, तो इसकी आयुपेक नेम पूछ रहा है, इस कंपाउंड की आयुपेक नेम क्या होगा। तो पहले ये क्या हमारा बायसाइक्लो कंपाउंड है, और बायसाइक्लो कंपाउंड की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन पे हम 1 नंबर देते हैं। ये देखो, ये क्या हमारा बायसाइक्लो कंपाउंड है, ये बायसाइक्लो कंपाउंड की जब भी नेमिंग करना होगा तो ब्रिज हेड कार्बन पे कितना नंबर देंगे 1। तो ये ब्रिज हेड हो गया, ये क्या हमारा, ये क्या हो गया ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा ब्रिज हेड कार्बन हो गया। जब भी आयुपेक नेम कर ब्रिज हेड कार्बन पे 1 नंबर देंगे। अब देखो, अब उस ब्रिज से जाएंगे जिस ब्रिज में कार्बन की संख्या क्या होगा हमारा ज्यादा। इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, ये क्या हमारा, इस ब्रिज में आपका जो कार्बन है, हाँ ये देखो, इस वाले ब्रिज में कितना कार्बन हमका 2 है, इस ब्रिज में 1 2 3 है, और इस वाले ब्रिज में कितना कार्बन है 1। तो हम जब भी नेमिंग करेंगे तो ब्रिज हेड कार्बन पे कितना नंबर देंगे 1 नंबर, ये हो गया ब्रिज हेड। ठीक है, अब देखो इस पे हम 1 नंबर दिए, इस ब्रिज में कितना 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन 1। तो हमेशा क्या करते हैं उस ब्रिज की तरफ जाते हैं जिस ब्रिज में कार्बन की संख्या बच्चों क्या होगा ज्यादा। तो इसमें कितना 3 कार्बन, तो इसमें 1 दिए, ये क्या 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया 8। अब इसकी नेमिंग करेंगे, इसमें 2 साइकिल है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किए हम बायसाइक्लो, लेकिन इसमें जो सब्सटेंट लगा हुआ, सब्सटेंट क्या हमारा 8 नंबर पे हम लोग को क्या मिला है, सबसे पहले 8 पे मिला है मिथाइल। तो हम इसको क्या लिखे 8 मिथाइल, क्या लिख दिए 8 मिथाइल। उसके बाद क्या किए, अब इसमें 2 साइकिल है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखे हम बायसाइक्लो, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और ब्रिज में जो कार्बन है इसमें क्या करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ब्रिज में जो कार्बन उसको क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इस वाले ब्रिज में कितना 1 2 3 कार्बन है तो हम क्या लिखे 3। इस वाले ब्रिज में कितना कार्बन है 2, क्या लिखे 2। और ये जो बीच वाला ब्रिज है ये क्या हमारे इसमें कितना कार्बन है 1, तो क्या लिखे 1। और टोटल काउंट कर कितना आ गया 8, तो हम इसको क्या लिख दिए ऑक्टेन, क्या हमारा ऑक्टेन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या हमारा 3D है, यहाँ जो ये क्या हमारा यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, ये क्या हमारा इसके ऊपर ऐसे क्या हमारा रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ आप खींचो, मतलब ये क्या हमारा यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये ऊपर से ऐसे क्या हमारा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अब ऐसा कौन सा 8 मिथाइल बायसाइक्लो 3 2 1, देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 8 वाला, तो 2 ही ऑप्शन बन रहा है। अब इसमें ट्राईसाइक्लो, तो ट्राईसाइक्लो तो होगा नहीं, 8 मिथाइल बायसाइक्लो 3 2 1 क्या हमारा ऑक्टेन, तो क्या चलेगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हमारा एक विसिनल डायोल दिया हुआ H+ के साथ क्या हमारा हीट का सिंबल दिया हुआ है। ये जो है क्या हमारे पिनाकोल रिएक्शन है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अब जरा ये देखो, ये क्या हमारा पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। जब भी विसिनल डायोल होगा और एसिड के साथ क्या हमारा हीट का सिंबल देगा तो आप समझ जाना कि हमारा पिनाकोल रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे दिया हुआ है तब तो वहां से या तो अल्कीन बनेगा या क्या हमारा
ईथर बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हमारे इस तरह से, ये क्या इस पे ये OHCH3, ये क्या हमारा OHCH3 ये दिया हुआ है। अब इस पे H2SO4, H प्लस का मतलब क्या हमारा H2SO4 यूज किया गया, तो यहाँ से H प्लस क्या किया, इस पे अटैक किया, पहले प्रोटीनेशन करवा दिया अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जैसे प्रोटीनेशन करवाए, पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन चार्ज चले गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज चले गया। अब ये देखो, ये क्या हमारा CH3, ये क्या OH2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन चार्ज चले गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज चले गया। अब देखो ये यहाँ से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये यहाँ से क्या हो गया, कार्बन ये लॉस हुआ, H2O क्या किया, लॉस के इस कार्बन के ऊपर कौन चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पिनाकोल पिनाक्लोन रिएजमेंट रिएक्शन में क्या हमारा कीटोन बनता है, कभी कभी एल्डिहाइड भी हम बना सकते हैं। तो ये पिनाकोल पिनाक्लोन के हमारा रिएजमेंट रिएक्शन है। अब ये देखना, इस पे क्या हमारा CH3 और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन गया, H2O लॉस कराए। अब यहाँ से क्या हो गया, अब ये देखो इस कार्बोकैटायन में यहाँ से 1 2 क्या हमारा मिथाइल शिफ्ट हो गया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, जबकि ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी 3 डिग्री है, लेकिन फिर भी क्या हमारा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन लग जाएगा तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट इस पे करा दिए। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग का बनने वाला है वो कुछ ऐसा बन गया। ये ऐसे बन गया, और इस पे क्या हमारा ये OH और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन क्या किया, अब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि ये रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे ये क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, H प्लस इसमें क्या किए हम, लॉस कर दिए, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट हम लोग का कुछ ऐसा बन गया। अब आप ये देखो, ये बन गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन, ये तो बनना नहीं था, ये भी नहीं बनना था। अब ये वाला, ये दो कीटोन तो क्या हमारा मोनोकार्बोनाइल कीटोन मोनोकार्बोनाइल बनेगा, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही। तो ये क्या हमारा पिनाकोल पिनाक्नोन रिएजमेंट रिएक्शन है, जो कि हमारा कीटोन की प्रिपरेशन में आता है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर यूज एज ए मेडिसिन, कह रहा है कि कौन सा ईस्टर जो मेडिसिन में यूज होता है, क्या मिथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट है, एक मिथाइल सैलिसाइलेट है, इथाइल बेंजोएट। तो मिथाइल सैलिसाइलेट का ही नाम क्या होता है हमारा, एस्प्रिन होता है, और एस्प्रिन जो होता है एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक होता है, इसका मेडिसिनल यूज है। एस्प्रिन जो होता है एनाल्जेसिक एवं एंटी पायरेटिक होता है। ये क्या हमारा 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का कॉमन नेम क्या होता है हमारा, एस्प्रिन होता है, जो कि हमारा एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक होता है। एंटी पायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक भी होगा और एंटीपायरेटिक भी होगा। ये क्या हमारा इसका मेडिसिनल यूज हो गया, मेडिसिन के रूप में यूज हो गया इसका, है ना। तो ये क्या मिथाइल सैलिसाइलेट जो है, इसी का नाम क्या होता है, एस्प्रिन। कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम, इसका मेडिसिनल यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये है क्या हमारा ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ना। Among the following total number compound with डेल्टाज मेथड क्या हमारा कैन नॉट बी यूज, किसमें क्या हमारा
डेल्टाज मेथड के हमारा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो डेल्टाज मेथड जो है कि हमारा ये किस किस कंपाउंड के लिए यूज नहीं होता है, एक तो नाइट्रो कंपाउंड होगा, नाइट्रो कंपाउंड में ये यूज नहीं होता है, ये क्या हमारा नॉट यूज डेल्टाज मेथड। नाइट्रो कंपाउंड यानी किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे ये मेथड यूज नाइट्रोजन की प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं होगा। जैसे बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में ये मेथड यूज नहीं होगा। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, रिंग में नाइट्रोजन हो, रिंग में क्या हो नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक एमीन, हेट्रोसाइक्लिक एमीन, हेट्रोसाइक्लिक एमीन के लिए भी यूज नहीं होगा। जैसे प्रिडीन है, प्रिडीन क्या हमारा हेट्रोसाइक्लिक एमीन है, इसमें यूज नहीं होगा। या रिंग के अंदर जैसे नाइट्रोजन आ गया तो इस किसी भी कंपाउंड में ये मेथड यूज नहीं होगा। तीसरा ये एजो कंपाउंड में यूज नहीं होता है। अगर जहाँ भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड। तो एजो कंपाउंड में भी ये मेथड यूज नहीं होगा। तो देखो कौन कौन सा ऐसा है, एक क्या नाइट्रोबेंजीन है, इसमें भी नहीं यूज होगा, ये एजो कंपाउंड इसमें नहीं होगा, ये प्रिडिन इसमें यूज नहीं होगा। कितने कंपाउंड में यूज नहीं होगा ये मेथड, 3 मेथड। बाद बाकी सब में और सभी कंपाउंड में क्या हमारा डेल्टाज मेथड क्या हमारा यूज होगा, सिर्फ किस में नहीं होगा हमारा, तो नाइट्रो कंपाउंड होगा, नाइट्रो ग्रुप जिसमें लगा उसमें नहीं यूज होगा। अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन है वहां पे यूज नहीं होगा, या एजो कंपाउंड है जहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है वहां पे नहीं होगा। बाद बाकी सभी कंपाउंड में यूज होगा, ठीक है। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होती है, एक हमारे पास मोबाइल फेज होती है। दोनों फेज के अंदर जो कंपाउंड हैं जिनको में अलग अलग करना है उनका अट्रैक्शन अलग अलग होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी या इस तरह के मेथड्स होते हैं आपके पास। तो देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट दिया है, मोबाइल फेज कैन बी ए गैस, हाँ गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, ठीक है, ये मोबाइल फेज हो सकती है आपके पास। तो पहला स्टेटमेंट ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन मोबाइल एंड ए स्टेशनरी फेज। नहीं, कोई ऐसा इक्विलिब्रेशन नहीं होता है, एक के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और एक के साथ कम अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूर्णतः क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेशनरी फेज इज ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एब्जॉर्बेंट, हो सकता है स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकती है। तो आपके पास ये जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी एक एग्जाम्पल है किसका, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ये बात भी क्या लिखी हुई है, ठीक लिखी हुई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपके पास। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अब अपन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट आइसोस्ट्रक्चरल पेयर पूछे हैं हमसे। तो हमको पता है NF3 देखिए, और ये जो आपके पास NF3 का जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है विद 1 लोन पेयर है आपके पास। तो मतलब शेप कैसी आ जाएगी, पिरामिडल शेप, पिरामिडल टाइप की शेप हमको मिलेगी। H3O+ की भी बात करें तो इसका भी क्या है बताओ, sp3 है और एक लोन पेयर है। तो मतलब ये भी कैसा मिलेगा, पिरामिडल मिलेगा आपके पास, ठीक बात है। NO3- इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। और BF3 का भी क्या है बताओ मुझे, sp2 है और ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं। और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है बताओ मुझे, वो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है और किसी दूसरे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है।
ठीक है बात। अब अपन थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। इसमें हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं बेटा, और इसमें बोला गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड H2SO4 HCl वो हमको गिवन है। तो पहला काम हम ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है बेटा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है ये होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि K अपॉन नॉर्मेलिटी और ऊपर क्या होता है बोलो 1000। ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर ये रिलेशन होता है बेटा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है बेटा, तो मैं नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अब बेटा आपको पता है इसको मैं क्या कह सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी कह सकता हूं। तो क्या आ गया बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। क्या आ गया, n फैक्टर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गया बताओ मुझे, मोलर कंडक्टिविटी आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो अब मेरे पास बेरियम क्लोराइड की ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है Y1 और इसका n फैक्टर कितना है 2, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी बोलो 2Y1। H2SO4 की ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है हमको, वो दे रखी है Y2, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, ये इसका भी n फैक्टर 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू Y2, और इसका जो है n फैक्टर 1 है, इसलिए इन दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब अपने पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट भी अपने पास आ ही जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या होगी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 2Y1 प्लस 2Y2 माइनस, देखिए अपने पास 2 तो क्लोराइड ज्यादा आ गए हैं और 2 ही H प्लस ज्यादा आ गए हैं, तो हमारे पास 2 HCl एक्स्ट्रा में आ गए हैं। तो अपन क्या कर देंगे कि 2Y3, तो अपने पास अल्टीमेटली देखा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में 2 कॉमन आ गया है, Y1 प्लस Y2 माइनस Y3। ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई है किसकी, बेरियम सल्फेट की। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमको पता है कि भाई हमारे पास जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन, यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसलिए ये क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू 1000 अपॉन मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है कितनी, Y इंटू 1000, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 2Y1 प्लस Y2 माइनस Y3। तो हमारे पास सोल्युबिलिटी की क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है। और बेरियम सल्फेट का जो KSP होगा
जो बेरियम सल्फेट का KSP होगा वो आपके पास क्या होगा, KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। KSP क्या होगा, S स्क्वायर। S की वैल्यू हमारे पास है, वो क्या आ गई बोलो, Y स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बताइए, देखिए जरा, 4y1 प्लस y2 माइनस y3। तो कुल मिला के ये देखिए आपके पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.5 y स्क्वायर, एक मैंने पावर कम कर लिया 10/4 को मैंने 2.5 लिख दिया है, 10 की पावर 5, और अपोन में क्या आ गया, y1 प्लस y2 माइनस y3। तो देखते हैं कि अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन, देखिए आपके पास यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। एस स्क्वायर है इसलिए पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपके पास, तो ऐसा अपने पास कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऐसा अपने पास फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ अपना क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फोर्थ अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। समझ गए बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आइडियल सॉल्यूशन बना है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी। तो आप लोगों को पता है सॉल्यूशन जब आइडियल बनता है तो डेल्टा H सॉल्यूशन कितना होता है, 0 होता है। और जब सॉल्यूशन बनता है, कोई भी तरह की दो कंपाउंडों की मिक्सिंग होती है बेटा, तो क्लास में चिक के बताया हुआ है, एंट्रोपी क्या होती है सॉल्यूशन की, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है आपके पास। और जब एंट्रोपी 0 है, सॉरी एंथैल्पी 0 है और एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, तो गिब्स एनर्जी सॉल्यूशन की क्या आएगी बताओ मुझे, वो आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो हमें यह देखना है कि एंथैल्पी 0 पे रहनी चाहिए। तो एंथैल्पी 0 सेकंड ऑप्शन में दिखा रखी है, फोर्थ ऑप्शन में दिखा रखी है और थर्ड ऑप्शन में दिखा रखी है। एंट्रोपी वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसमें देखो एंट्रोपी की टर्म को नेगेटिव दिखा रखा है, इसमें दोनों जगह गिब्स एनर्जी दिखा रखी है नेगेटिव में। इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी टर्म पॉजिटिव किस में दिखा रखी है, थर्ड ऑप्शन में। और गिब्स एनर्जी की टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसमें गिब्स एनर्जी की टर्म क्या दिखा रखी है, नेगेटिव दिखा रखी है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है बोलो, एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज ए एंड अनदर लेबल इज रीजन दे रखा आपके पास। स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एस एंड क्लोरीन मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होती है किसके कंपैरिजन में, देन द प्रीसीडिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी पहले आने वाले एलिमेंट से। बिल्कुल सही बात है ये, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है कंपेयर टू सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की। बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। रीजन क्या बोला है, एडेड इलेक्ट्रॉन गोज इनटू स्मॉलर एंड इन एस एंड क्लोरीन, नहीं, सल्फर एंड क्लोरीन में तो बड़े ऑर्बिटल में गया है, N3 में गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रीजन स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल में रीजन स्टेटमेंट था क्या कि भाई आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, इस कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्सन फोर्स फेस करना पड़ता है। रिपल्सन फोर्स ज़्यादा फेस करना पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उनकी कम होती है। ये करेक्ट रीजन होता है, परंतु ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या लगा के आएंगे, थर्ड लगा के आएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स को क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 75% रिएक्शन इज थ्राइस टू टाइम टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% कंप्लीट होने का टाइम थ्राइस होता है। थ्राइस नहीं होता है, ट्वाइस होता है। कितना होता है,
ट्वाइस होता है। आपको पता है 50% जितने समय में कंप्लीट होती है, नेक्स्ट 50% भी उतने ही समय में कंप्लीट होती है। तो वो टी हाफ है तो वो नेक्स्ट टी हाफ हो जाता है और ये ट्वाइस होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपके पास, गलत है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू दिस, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ आर्नियस इक्वेशन हैज द डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स, बिल्कुल सही है। जो प्री एक्स, देखो अपन को पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। तो ये तो एक फ्रैक्शन है, यूनिट लेस होता है। जो यूनिट k का होगा वही यूनिट किसका होगा, a का होगा। और फर्स्ट ऑर्डर में k का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो a का यूनिट भी क्या होगा, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है। ए प्लॉट वर्सेस लॉग एक्स, लॉग एक्स कौन है बताइए आपके पास, ये एक रिएक्शन है किसके लिए, x और p के लिए, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात है। तो हमको इसका रेट लो पता है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो लिखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो क्या होता है बोलो आपके पास, वो ये होता है log RT इज इक्वल टू log R0 माइनस KT अपॉन 2.303, ये होता है आपके पास। ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या आ गया अपने पास, रेट लो आ गया। अब यहाँ RT को क्या बोला गया है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बोला गया है, यानी कि मैं एक्स बोल सकता हूँ। तो इसके बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, नो डाउट। क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा आपके पास, जिसका स्लोप क्या है बताओ, स्लोप है माइनस के अपॉन 2.303, ये इसका स्लोप होता है आपके पास। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से हम बात करें, देखो बेटा अपन को पता है R0, ये आपके पास अपन इसके बारे में बात करें तो जो अपना इंटीग्रेटेड रेट लो होता है वो ये होता है कि RT इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT, ये आपको पता है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं R0 माइनस अल्फा कह सकता हूं एक तरीके से, RT को R0 माइनस अल्फा। यदि n और जो आपके पास अपन को पता है कोई ये रिएक्शन ले लें अपन, R चेंज इनटू प्रोडक्ट ले लें, तो मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो ये 0, ये R0 माइनस एक्स है तो ये x हो जाएगा। और अब x को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आएगा, R0 तो 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, R0 अल्फा आएगा, तो यहाँ R0 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT। अब देखो यहाँ R0 मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT। ठीक है, अब देखो R0 से R0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू e की पावर माइनस KT। तो अब आपके पास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 1 माइनस ई की पावर माइनस KT। यही आपका सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या निकल के आया, सही निकल के आया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है अपने पास, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा बोलो, बी सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, कुछ कॉलम है वो मैच करना है। एक तरफ रिएजेंट लिखे गए हैं, एक तरफ किसका आइडेंटिफाइड करता है। जैसे मान लो नेस्लर रिएजेंट है, आप सबको पता है किसको आइडेंटिफाइड करता है, या तो अमोनिया को आइडेंटिफाइड करता है या अमोनियम आयन को। क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है आपके पास, वो कार्बन के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है।
सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हैलोजन के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है, और डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम है वो निकल +2 के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। वो आपको पता है ना, चेरी रेड पीपीटी, रोजी रेड पीपीटी जो बनता है आपके पास। तो आप ए के साथ थर्ड ये रहा, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड, मतलब कौन सा आंसर हो गया? थर्ड आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। आपके पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो सबको पता है टेट्रा निकल ये तो sp3 होता ही होता है। ये आपको पता है, ये प्लेनर सारे के सारे ये प्लेनर स्क्वायर होते हैं नीचे वाले, तो ये आपके पास dsp2 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है D2sp3 होता है, और ये वीक लिगेंड है तो AsP3D2 होगा। तो A के साथ है फर्स्ट, B के साथ है फोर्थ, A के साथ फर्स्ट, B के साथ फोर्थ, C के साथ थर्ड और D के साथ सेकंड। तो ऐसा जो अपना लिखा हुआ है वो सेकंड आंसर में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इनमें से डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताना है। तो इसमें बताओ मुझे, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। यदि आयरन +3 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 होगा, और D5 चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि K क्या है? पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा आप इसमें आओ, देखो आपके पास O में आओ, O को चेक करो आप। यहाँ क्या है? निकल +2 है। निकल +2 के अंदर क्या होता है? इसकी ऑक्सीजन स्टेट ये D8 है। D8 जब भी आ जाए तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब है K और O ये दो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा देखो ये निकल +2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, और हाइब्रिडाइजेशन इसका dsp2 होगा। इसके अंदर बात करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D3D6, और 3D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में देखो ये इजी ऑर्बिटल और ये T2G ऑर्बिटल, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेड हो जाएंगे, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ कोबाल्ट है +3 के अंदर है आपके पास, और ऑक्जिलेट है। ऑक्जिलेट कोबाल्ट +3 के साथ आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेव करता है, एक्सेप्शन में लिखाया हुआ है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेव करेगा, कोबाल्ट +3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये क्या होता है? बोलो डायामैग्नेटिक होता है, तो ये भी डायामैग्नेटिक निकला। ये Zn+2 है। अब Zn+2 चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, D10 होता है। D10 सभी की प्रेजेंस में क्या रहेगा? बोलो डायामैग्नेटिक रहेगा। इसका मतलब हुआ LMNP ये स्पीसीज क्या है? डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, ये इसमें प्रेजेंट है, बट इट्स सोडियम एक्सट्रैक्ट डज नॉट गिव ब्लड रेड सॉल्यूशन। देखिए यदि ये प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता है सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है? बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्या देगा? कार्बन देगा, नाइट्रोजन देगा, और क्या देगा? सल्फर देगा। और ये सारे के सारे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जब सोडियम के साथ जुड़ते हैं तो सोडियम थायोसाइनेट बनता है आपके पास। क्या बनता है? सोडियम थायोसाइनेट बनता है। और ये सोडियम थायोसाइनेट जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लड रेड सॉल्यूशन बनाता है। ये ब्लड रेड सॉल्यूशन बनाता है, परंतु ये कह रहा है कि नहीं दे रहा है ये ब्लड रेड सॉल्यूशन। दिक्कत ये है, तो पूछा व्हाट इज पॉसिबल रीजन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का रीजन क्या है, क्यों नहीं दिया है, ये कैसे हो गया होगा।
तो बोला है इसका, देखिए रीजन बोला है, रीजन हमको बताना है तो रीजन हमको याद होना चाहिए। ये सिर्फ एक ही कारण से होता है और वो कारण ये है कि जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, ध्यान से सुन लो बालकों, जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हो तो आपसे सोडियम एक्सेस अमाउंट में यूज हो गया है। सुन लो, कान खोल के, पक्का आएगा जेई में। जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हो तो सोडियम आपसे ज़्यादा यूज हो गया है और जैसे ही सोडियम ज़्यादा यूज हुआ है तो क्या करेगा ये सोडियम आपके पास सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा और इसको डिकम्पोज कर देगा, किसमें? सोडियम साइनाइड में और सोडियम सल्फाइड में। अब देखो, वो कहावत है ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाली बात है। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम थायोसाइनेट ही नहीं है। जब सोडियम थायोसाइनेट ही नहीं है तो ब्लड रेड कलर आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसका रीजन क्या है? सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त हमसे क्या हो गया है? सोडियम ज़्यादा अमाउंट में यूज हो गया है। और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम यूज्ड, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है। बाकी सब कोरी क्या है? बकवास है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? 3 है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड विद सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हैलोजन? हैलोजन के सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को करने से पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ कौन यूज होता है? तो आप सभी को पता है कि यदि मान लीजिए आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर कंपाउंड में सल्फर हो तो Na2S होगा, और यदि नाइट्रोजन हो तो क्या होगा? उसमें NaCN होगा। और ये दोनों ही फॉल्स टेस्ट दे सकते हैं किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये Ag2S का पीपीटी दे देगा ब्लैक, और ये AgCN का वाइट पीपीटी दे देगा। क्या दे देगा? वाइट पीपीटी दे देगा, और ये ब्लैक पीपीटी हो गया आपके पास। जबकि हमें सिर्फ 3 ही पीपीटी से मतलब है कि भाई या तो हमें AgCl का मिलना चाहिए हैलोजन टेस्ट में, या AgBr का मिलना चाहिए, या AgI का मिलना चाहिए। हमें 3 पीपीटी चाहिए होते हैं, इसके अलावा हमें कोई पीपीटी नहीं चाहिए होता है। तो परंतु यदि हमें पता है इसमें ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, अब इनको हटाना है। किसको? सोडियम सल्फाइड को हटाना है और सोडियम साइनाइड को हटाना है। तो इनको हटाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3। ये कंसंट्रेट HNO3 सल्फर को क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड में भेज देगा, और जो साइनाइड है इसमें कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन मोनोऑक्साइड में, और नाइट्रोजन को डिफरेंट ऑक्साइड जैसे कि N2O है, NO है, NO2 है, इस प्रकार के ऑक्साइड में क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा? ये गैसीय स्पीशीज बाहर चली जाएंगी। बाहर चली जाएंगी तो इनका सॉल्यूशन में क्या होगा? उपस्थित नहीं होंगी। जब ये प्रेजेंट ही नहीं होंगी तो ये फॉल्स टेस्ट नहीं देंगी। तो हम किसके साथ इसको ट्रीट करेंगे? बोलो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इसको ट्रीट किया जाएगा। याद रखना बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपने पास एक इंटीजर क्वेश्चन है। बोला गया द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये एक सेल दे रखा है, इसका अपने पास वैल्यू दे रखी है 298 केल्विन के ऊपर दे रखा है। व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन? हमसे क्या पूछा है? pH ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। तो पहली बात तो ये है कि हम इसका क्या निकाल लें? E0 ऑफ सेल निकाल लें। E0 ऑफ सेल, तो E0 ऑफ सेल क्या आएगा? रिडक्शन का SRP माइनस ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन का SRP ये लिखा रहा आपके पास 0.34। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का कुछ होगा नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो -0 आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.34 आ गई। अब हमारे पास क्या है? देखो, अब हम नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है? E ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.06
और यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इक्वेशन ये बनेगी तुम्हारे पास H2 प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Cu और 2H प्लस। तो इसके लिए n वैल्यू कितनी है बोलो, 2 है। लॉग H प्लस का स्क्वायर अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 0.58, 0.34, 0.06 बाई 2 लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन इसकी है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आओ, इस वाली टर्म को इधर लाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 0.58 माइनस 0.34, ये इधर आ जाएगी, माइनस 0.06 बाई 2, और यहाँ मैं कह देता हूँ log H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन 10 की पावर माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, देखो जरा 0 पॉइंट कितना आ गया, देखो 0.24 आ गया आपके पास, माइनस 0.06 हो गया ये। लो इसको देखो मैं ऐसे बोल देता हूँ log H प्लस की कंसंट्रेशन, और आपको पता है ये माइनस और माइनस आपके पास ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस log 10, ये ब्रैकेट बंद हो गया आपके पास। अब देखो 0.24 इक्वल्स टू माइनस 0.06, और माइनस इसको यहाँ कर ले तो माइनस log H प्लस साइन क्या होता है, PH होता है, तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आएगा माइनस 0.06। log 10 1 होता है आपके पास, log 10 क्या होता है, 1 होता है। ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 0.24 प्लस 0.06 इक्वल्स टू 0.06 pH, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया 0.30 इज इक्वल्स टू 0.60 pH। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 0.30 अपॉन 0.60, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो इस इंटीजर का करेक्ट आंसर कितना है, 5 है बेटा, ठीक है। ये लीजिए आपके पास, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 5 है। देखना आप आंसर में क्या दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंसीडर द डिकम्पोजिशन, एक रिएक्शन दे रखी है, इसको कंसीडर कीजिए, कर लेते हैं भाई। द इक्वेशन अप्रोचेज टू द इक्विलिब्रियम एट 800 एट टेम्परेचर और 15 atm, यानी जब इक्विलिब्रियम आया है तब टोटल प्रेशर कितना है, 15 atm है भाई, ये याद रखना, इक्विलिब्रियम का प्रेशर बोला अगले ने। और इक्विलिब्रियम पे आपको बोला है नाइट्रिक एसिड का प्रेशर कितना है, 1 atm है। और अब आपको क्या बताना है बेटा, वैल्यू ऑफ Kc बताना है, और बाद में वैल्यू ऑफ 10y बताना है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा अपने पास क्या है बताइए, अपन ये रिएक्शन लिखते हैं 4HNO3 गिव्स 4NO2 2H2O और O2। आ गई बात समझ में। अब हमको पता है इसका प्रेशर मान लो इनिशियल P, तो ये सब बाबू हो गए 0 0, ठीक है। फिर आएगा P माइनस 4x, तो ये 4x, ये 2x और ये x। अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये कहता है कि P माइनस 4x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, ये कितना है 15 है।
ये क्वेश्चन में मेंशन है बेटा। तो यहां से मेरे पास आ गया p प्लस 3x, देखो 4 से तो 4 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास बेटा। अब क्या होगा बेटा, मेरे को एक बात और बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो ये बोल रखा है बेटा कि p माइनस 4x इज इक्वल टू 1 ATM। ये इक्वेशन 2 है आपके पास, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को, 1 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन माइनस कर देता हूं। देखो क्या आएगा, p प्लस 3x इज इक्वल टू 15 और क्या आएगा p माइनस 4x इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये साइन क्या करता हूँ, मैं बदल देता हूँ। तो ये p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 7x आ गया आपके पास। 7x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरे पास क्या आ गया, p माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इनिशियल प्रेशर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, Kp निकाल लेना चाहिए। Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या स्पीशीज बनी, NO2, H2 और O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इसकी पावर 4 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 का होल 4। वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो NO2 4x पर x की वैल्यू 2, तो NO2 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगी आपके पास। तो क्या आएगा, 8 की पावर 4 इंटू इसका 2x का मतलब हो गया 4, तो 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 और HNO3 का 1 की पावर 4। ये मेरे पास Kp आ गया बेटा, 8 की पावर 4, इसको मैं 16 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, ये मेरे पास Kp आ गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे Kc बताना है। क्या बताना है मुझे, Kc बताना है। जब Kc मुझे बताना है तो मैं क्या करूँगा, देखो बेटा Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, और जो रिएक्शन आपको गिवन है उसका डेल्टा n कितना है बताओ मुझे, डेल्टा n ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके पास। तो मेरे पास Kp की वैल्यू तो है, देखो ये रही 8 की पावर 4 इंटू 16 इंटू 2। Kc मुझे बताना है। यहाँ R की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.82 और टेम्परेचर दे रखा है 800। सॉरी, देख लेते हैं एक बार, R की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी दी हुई है। R की वैल्यू वो है 0.08 है बेटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि 8 की पावर 4 इंटू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू Kc। देखो 2 पॉइंट है तो ये कितना आ जाएगा, ये एक तरीके से 8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। परंतु पूरे पे पावर कितनी है, 3, तो पूरे पे पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। समझ में आ गई होगी शायद आपको बात। अब देखो आपके पास, अब मेरे पास Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की पावर 4, इसको मैं 8 की पावर 2 कह सकता हूं, इंटू 2, ठीक है। सॉरी, यहां मैं ये कह सकता हूं कि ये 8 इंटू 2 है, 16 को 8 इंटू 2,
और यहाँ मेरे पास आ गया 8 की पावर 6, तो ये कुल मिला के 8 की पावर 5 है। तो मेरे पास बचेगा 4/8 यानी कि 1/2, जिसको इन्होंने क्या कहा है, y कहा है। 1/2 को क्या कहा है, y कहा है। अब आपको एक वैल्यू पूछी गई है और वो वैल्यू पूछी गई है बेटा कितने की, 10y की। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपके पास है 1/2। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक काइनेटिक डेटा दे रखा है रिएक्शन का, है ना। तो पहला काम तो हमारा यही बनता है बेटा कि हम इस गिवन डेटा से क्या निकाल ले, रेट लो निकाल ले। क्या निकाल ले, रेट लो निकाल ले। तो रेट लो में तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से अपन यहां से पता कर सकते हैं कि R = K A की। देखो आप फर्स्ट और सेकंड डेटा को देखिए, B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, A की कंसंट्रेशन डबल की गई है, इधर रेट क्या हो गई है, डबल हो गई है। समझ में आ रही है क्या बात, देख लो जरा, पहले डेटा को दूसरे डेटा को कंपेयर करो, कंसंट्रेशन डबल हुई है, रेट भी डबल हो गई है ना। डबल का मतलब देखो 6.93 × 10 की पावर -6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 6, 18, 12 और 1 13, 0.2 पे लगा दिया 10 की पावर -6। इसको अपन बोलते हैं 1.386 × 10 की पावर -5, और यही एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखी गई है। इसका मतलब है A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर मेरे को कहा गया, इस यहाँ देखो, यहाँ A की कंसंट्रेशन सेकंड के और थर्ड को कंपेयर करो तो A क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, और B की कंसंट्रेशन डबल की है, परंतु रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। यानी B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0। B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0 है। तो अपना रेट लो आ चुका है बेटा। अब हमसे क्या बोला गया है कि इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दोबारा किया, जिसमें A की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली, 0.5 ली, और B की कितनी ली, 1 m ली, और 500 केल्विन का टेम्परेचर लिया। ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 100 सेकेंड, स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग से 100 सेकेंड के बाद रेट क्या है, ये है आपके पास। तो हमसे क्या बोला है, A की वैल्यू बता दो, A की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, और वो नियरेस्ट इंटीजर में हमको बताना है। तो पहली बात तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसका रेट कांस्टेंट क्या है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए 1 डेटा को अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो R के है आपके पास × 10 की पावर -6 के, A की वैल्यू कितनी है बताओ, 10 की पावर -2 है आपके पास। कितनी है, 10 की पावर -2 है आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 9.63 × 10 की पावर -4 आ जाएगी आपके पास। ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई है। ठीक है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा, K हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 100 सेकेंड के बाद A की क्या कंसंट्रेशन है उसको निकालेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर का क्या लगाना पड़ेगा, रेट लो लगाना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो क्या होता है बोलो भाई, वो ये होता है कि KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log A0 अपॉन 80, ये होता है साहब। ठीक है, इसमें सारी क्या क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर को प्राप्त करते हैं। इसमें जो टाइम है वो कितना है, 10,000 है। तो K की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ, 6.93 × 10 की पावर -4 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 4 अपॉन 2.303, और ये आ गया है log A0 अपॉन 80। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम आ जाएगा, 10 की पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया।
अब किसके log की वैल्यू 3 होती है? ये 1000 की होती है, 10 की पावर 3 की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि A0 अपॉन AT इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो मेरे पास A0 की वैल्यू है, A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 0.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.5 दे रखी है। तो 0.5 अपॉन 80 मुझे बताना है इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 अपॉन 10 की पावर 3, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -4। अब मुझे क्या पूछा गया है? उस वक्त क्या पूछा गया है? देखिए जरा, ये 80 आ गया है, तो अपने से पूछा गया है कि उस वक्त रेट पूछी गई है हमसे। उस वक्त जो रेट है हमारे पास वो क्या होगी? तो वो उस वक्त की रेट हमको बतानी है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? देखो, R इज इक्वल टू क्या होगा? R इज इक्वल टू K इंटू A की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू है 6.93 इंटू 10 की पावर -4, और उस वक्त A की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -4। तो अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 को, तो कितना आ जाएगा? 15, और ये 45 और एक कितना आ गया आपके पास? 46। उसके बाद 30 और 4 34। 2 पे पॉइंट लगाना है, 2 पे पॉइंट लगा दिया है, और 10 की पावर -8। अब हमको यहाँ पूछा गया है वो ये है कि A इंटू 10 की पावर -8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू बन रही है 384.65, जो राउंड ऑफ करके लगभग कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। जो राउंड ऑफ करके लगभग कितना आएगा? 35 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो अपने पास आंसर बनेगा वो बनेगा कितना? 35 बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 35। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो है वो आपके पास है कितना? 10,000 सेकेंड, और जो यहाँ लिखा हुआ है ये वैल्यू लिखी हुई है A इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये वैल्यू आपको लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन को है वो 298 केल्विन पे हो रहा है। उसकी वैल्यू क्या है? x किलो जूल पर मोल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x इन नियरेस्ट इंटीजर? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे? इसका E0 ऑफ सेल निकाल लेंगे। E0 ऑफ सेल पता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रहा है किसका? टिन का। तो टिन की वैल्यू है -0.28, माइनस ऑक्सीडेशन वो हो गया कितना? बोलो, -0.34। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -0.62। आ गई बात समझ में? अब मैं क्या निकाल लेता हूँ? इसका E निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, तो मुझे E निकालना पड़ेगा। वो आएगा -0.62 -0.06। देखो ये मेंशन है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर। अपॉन N की वैल्यू कितनी है? 2 लॉग। देखो कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, और आपके पास SN की है 10 की पावर -3। तो कुल मिला के ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, ये log 10 मतलब 1 आपके पास। तो इसका मतलब ये आ गया -0.62 -0.03। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -0.65। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्या होता है उसको देखते हैं। तो अपने पास डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी अपने पास होता है -NF E ऑफ सेल। तो N की वैल्यू कितनी है? यहाँ 2। F की वैल्यू कितनी है? 96500, और ये वैल्यू कितनी आ गई है? -0.65। इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये जूल में अपने पास क्या आएगा? आंसर आने वाला है। किस में आंसर आ जाएगा? जूल में आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू बन गई 1.3
आपके पास इंटू 96500, ये जूल में वैल्यू आ गई आपके पास। किस में वैल्यू आ गई? जूल में। अब इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, किलो जूल में चेंज कर लेते हैं। किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1.396.5 ये किलो जूल के अंदर वैल्यू बन गई। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 13 पंचो 65, उसके बाद 78 और 6 78 और 6 84 8, और इसका आता है आपके पास 119 टाइम से करोगे तो 117 प्लस 8, तो आपके पास ये आएगा 125। कितने पॉइंट लगाना? 2 पे पॉइंट लगाना है। ये किलो जूल आपके पास वैल्यू आ गई है। ये इस वैल्यू को क्वेश्चन में बोला है x, क्या बोला है? x किलो जूल बोला है। आपको 2x किलो जूल की वैल्यू पूछी गई है। देखो 125 का डबल कितना होता है? 250, और 0.5 का डबल कितना होगा? 0.9, यानी 2x की जो वैल्यू बनेगी, 2x की जो वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आते हैं, देखिए 2x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 250.9 किलो जूल, ये बनेगी। और इसका नियरेस्ट इंटीजर मेरे से कोई पूछे तो वो कितना है? 251 है आपके पास। कितना है? 251 है आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ रिएजेंट दिए गए, KMnO4 दिया गया, H2O2, Cl2, ओजोन, Na2 और HNO3। पूछा है कितने ऐसे रिएजेंट हैं जो आयोडाइड को आयोडीन में भेज दें। तो देखो जो आपके पास एल्केलाइन KMnO4 होता है वो तो इसे कहाँ भेजता है? आयोडेट में भेजता है। एल्केलाइन KMnO4 आपके नोट्स में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है DNA ब्लॉक के अंदर कि एल्केलाइन KMnO4 इसे आयोडेट में भेज देता है, तो ये नहीं हो सकता है। H2O2 के साथ बिल्कुल हो, H2O2 के साथ क्या बनता है बोलो? I2 बनता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो खुद क्या बना देगा? H2O बना देगा। ठीक है। Cl2 के साथ सेम कहानी है, ये I2 बनेगा और खुद क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। ओजोन के साथ सेम कहानी है, I माइनस जो है ओजोन के साथ क्या बनाएगा? I2 बनाएगा और खुद कहाँ जाएगा? खुद एक ऑक्साइड के अंदर चला जाएगा। क्या बना लेगा? कोई भी ऑक्साइड बना सकता है आपके पास, जैसे OH माइनस बना देता है, मान लीजिए आप। उसके अलावा Na2H2O3 है। Na2H2O3 की बात करें तो ये एक्चुअल में उल्टी रिएक्शन होती है। आयोडीन से क्या करता है? ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? आयोडाइड बनाता है। तो ये नहीं कर पाता है आपके पास, ये काम नहीं कर पाता। और HNO3 भी क्या करेगा? I माइनस को कहाँ भेज देगा? I2 के अंदर भेज देगा। यानी देखो H2O2 ने भेज दिया, Cl2 ने भेज दिया, ओजोन ने भेज दिया और HNO3 ने भेज दिया। तो कुल मिला के कितने ने भेज दिया? 4 कंपाउंड ने ऐसा भेज दिया। हाइपो इसकी रिवर्स रिएक्शन हमें देता है। ठीक है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताइए आपके पास? एक अननोन गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन expanded against a constant pressure 1 atm from this 4 liter to 14 liter। ठीक है, तो इसका W क्या आ जाएगा बताओ? माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये आ गया -1, ये 14 माइनस, तो ये कितना आ गया बोलो आपके पास? -10 ATM इंटू लीटर। और 1 ATM इंटू लीटर इज इक्वल टू दिस मच बोला गया है। तो अपने पास आ गया -10 इंटू 101.3, तो ये कितना आ गया? -1013 जूल। ये बोला आ गया आपके पास। कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 700 हीट एब्जॉर्ब की है। तो डेल यू पूछा गया आपसे, तो डेल यू क्या आ जाएगा बोलो? क्यू कितना है? 7। वर्क डन कितना आ गया बोलो आपके पास? -1013। तो आपके पास वैल्यू आ गई है
313, परंतु आपसे पूछा गया डिफरेंस, चेंज पूछा गया है, तो चेंज कितना आ जाएगा, 313 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 313। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन इट्स डिकम्पोजिशन 1/8 और 1/10 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन आर T18 और T1/10 रिस्पेक्टिवली। तो ये वैल्यू हमको बतानी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको पता है T1/8 और T1/10, ये क्या आएगा बोलो आपके पास, ये आएगा लॉग। आपको पता है इनिशियल क्या मान लो, 1 मान लो, तो ये 1/8 आ जाएगा, और ये क्या मान लो, 1 मान लो, तो ये 1/10 आ जाएगा। 8 कहाँ का, पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये log 8 हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। log 10 1 होता है, log 8 की बात करें तो ये आएगा 3 इंटू 0.3 आ जाएगा, यानी कि 0.9। कितना आ जाएगा, 0.9, पर हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक एक्स ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास इतना है, इसको इतने लीटर में डिजोल्व किया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बोल रखा है इतना है ना, इतना पे है ना। कंसीडर द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मानना है, तो आइडियल बिहेवियर मानना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, तो हमको पता है इसका पाई इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, C किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, प्लस I इंटू C किसकी, NaCl की, RT। ठीक है बात। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4.92। ये x है आपके पास, मोलिकुलर मास इसका 200 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। ठीक है, 1/2 फैक्टर NaCl का 2 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.05। R की वैल्यू आपके पास 0.082 लेना है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300। ठीक है, तो 4.92 इक्वल्स टू x/200, ये आएगा आपके पास 0.1। ठीक है, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देखो 6 24 और आपके पास 2 0 है, ये लगा दीजिए, और पॉइंट कितने पे लगा दीजिए, 3 पे लगा दीजिए, यानी कि 24.6 आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 4.92 डिवाइड बाई 24.6 इज इक्वल टू x/200 प्लस 0.1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो इसको आप सोल्व करेंगे तो आप देख पा रहे इस नंबर का ये ऊपर वाला नंबर डबल है, तो 2 टाइम्स हो गया, परंतु पॉइंट में डिफरेंस है। पॉइंट यहाँ होता 49.2 होता तो एग्जैक्ट 2 आता, पर पॉइंट एक इधर है तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, यानी कि 0.2 इज इक्वल टू x/200 प्लस 0.1। 0.1 इधर आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू x/200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, ये आ गई 0.1 इंटू 200, तो ये आ गया कितना बोलो, 20 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 20 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बोलो, 20 ग्राम है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 20 ग्राम है आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पेयरिंग एनर्जी बता रखी है, आपको क्या बता रखा है, डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बता रखी है आपके पास।
और आपको CFSE पूछा है, तो हमको पता है CFSE का फॉर्मूला क्या होता है। CFSE का जो फॉर्मूला होता है वो आपको नोट्स में ये लिखाया गया है कि -0.4 इलेक्ट्रॉन किस में बोलो, T2Z में, प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन किस में, EZ में, क्या बताओ, इंटू डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी, यही होता है बाबू। तो अब आपके पास किसकी पूछा है, क्रोमियम की पूछा, क्रोमियम +2। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्रोमियम +2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो ये 3d4 है आपके पास। अब 3d4 वीक इलेक्ट्रॉन, H2O क्या है बताओ मुझे, वीक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरा जाएगा बताओ, 3 तो क्या आ गए बोलो, और ये क्या आ गए, 2 EG के ऑर्बिटल आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो एक इलेक्ट्रॉन, वीक में पेयरिंग नहीं होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कोई पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग हुई नहीं है तो P की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 0 लेनी है। समझ गए हो बात को, P यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो अपने पास क्या आ गया बताओ, CFSE। CFSE की बात करें तो वो कितनी आ गई, -0.4 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और इसमें कितने हैं, 0.6 इंटू 1, और ये वैल्यू डेल्टा नॉट, ये एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है, यहाँ लिखा होता है एन एक्स्ट्रा पेयरिंग, तो वो कितनी है, वो सब 0 है आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -0.6 डेल्टा नॉट। अब अपन डेल्टा नोट की क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा नोट की हमें वैल्यू दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है, डेल्टा नोट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, तो अपने पास वैल्यू आ गई है, देखिए इसको वैल्यू है अपने पास आई है CFSE की -0.6 इंटू कितना बताइए, आपके पास 1046.2.5, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आया है। इसको जूल में चेंज करना है तो क्या करना है, 83 से डिवाइड कर देना है, 83.7 से डिवाइड कर देना है। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75, क्या आएगी, 75 किलो जूल अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या जाएगा बोलो, 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया है, 75 गया है। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, मैंने बताया है उसमें टाइम कितना लेना है, 10,000 सेकंड लेना है, और लास्ट एक्सप्रेशन कितना है, x इंटू 10 की पावर -8 है, उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको करेक्शन मिल जाएगा, मिला होगा, नहीं मिला होगा तो हमारे जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स हैं उन्होंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।